वेलकम एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गाउच इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब गाउच इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन है, हमें वो समझना होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कन्फर्मर ऑफ क्लोरोहाइड्रीन is most stable। हमने क्या पढ़ा था कि जो कन्फर्मर्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, वो क्या बनेगा? एंटी स्टैगर्ड बनेगा, इक्लिप्स्ड बन सकता है और स्क्यू या फिर गाउच फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो अगर हमें क्लोरोहाइड्रिन दे रखा है और पूछेंगे कि बताओ कि उसका कौन सा कन्फर्मेशन सबसे स्टेबल होगा, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्लोरोहाइड्रिन का क्या है, स्ट्रक्चर समझना होगा। क्लोरोहाइड्रिन कुछ इस तरीके से बनता है। अब हमें दो कार्बन सेलेक्ट करने हैं, जिसमें कि एक कार्बन है क्या होगा हमारा फ्रंट कार्बन, तो एक बैक कार्बन होगा, ठीक है। तो देखो इसकी एक वैलेंसी OH है, बाकी दो H लगे होंगे। तो सामने वाले कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पीछे वाले को बड़े सर्कल से। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो OH लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लग गया, ठीक है। वैसे ही इसका क्या होगा, एक बार क्लोरीन यहाँ पे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पे, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कन्फर्मेशन है जिसमें कि दो एटम्स एक दूसरे से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कन्फर्मेशन है? एंटी स्टैगर्ड। अब हम और क्या कैसे कैसे बना सकते हैं? OH H H और क्या कर सकते हैं हम? Cl H और H, ठीक है। एक कन्फर्मेशन ऐसा होगा, एक कन्फर्मेशन क्या होगा? OH H H और क्या होगा? जस्ट इसके पीछे Cl ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसके पीछे हाइड्रोजन होगा, इसके पीछे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। समझ आ रहा है? तो देखो इसे, जिसमें कि इन दो एटम्स के बीच के एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, इस कन्फर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गाउच फॉर्म, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गाउच फॉर्म। स्टैगर्ड और गाउच को, स्टैगर्ड और इक्लिप्स को छोड़ के जो भी कन्फर्मेशन बचता है उसे गाउच फॉर्म कहा जाता है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? गाउच फॉर्म, ठीक है। ये जिसमें कि एक एटम दूसरे एटम को बिल्कुल अच्छे तरीके से ढक दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये क्या है? फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है। ये क्या है? इक्लिप्स्ड है, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि इक्लिप्स्ड में भी पार्शियली इक्लिप्स्ड होता है और फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है। तो अभी इसके हमने तीन कन्फर्मेशन बना दिए। अब हमने जनरली में क्या पढ़ा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एंटी, फिर कौन होता है? गाउच, फिर होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर क्या होता है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है जनरली यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे कुछ ऑपोजिट होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, वो एंटी ना होके क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा गाउच, फिर होगा एंटी, फिर होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर क्या होगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और इसी को समझाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? गाउच इफेक्ट पढ़ते हैं। समझ आया? तो अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गाउच इफेक्ट होता क्या है। अब देखो गाउच इफेक्ट क्या होता है? टेंडेंसी to adopt confirmation having maximum number of attractive gauge interaction due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर दूसरा क्या होता है? ऑपोजिट चार्ज यूनिट, या फिर क्या हो जाएगा? डाइपोल इंटरैक्शन।
देखो ये है गाउच का डेफिनेशन। अब अगर इसे मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो सिंपल वर्ड्स में गाउच इफेक्ट क्या कहता है, मॉलिक्यूल में वो कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का अट्रैक्शन डेवलप होगा, समझ आया। मॉलिक्यूल का वो कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कोई ना कोई अट्रैक्शन प्रेजेंट हो, समझ आ रहा है। अगर हम कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा देखते हैं जिनमें एटम्स के बीच में अगर अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है किसी भी रीजन के वजह से, मे बी इट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑपोजिट चार्ज यूनिट या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो उस मॉलिक्यूल का वो पर्टिकुलर कंफर्मेशन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझ आया। देखो इसे मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिख देती हूँ, मॉलिक्यूल में जो कन्फर्मेशन में अट्रैक्शन डेवलप होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यही होता है गाउच इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि हमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम गाउच इफेक्ट नहीं पढ़े होते तो हम बोलते कि सबसे स्टेबल हमारा एंटी स्टैगर्ड है, फिर हमारा गाउच है, और फिर सबसे लीस्ट स्टेबल होता है इक्लिप्स्ड, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस है OH और क्लोरीन के बीच में। यहाँ पे डिस्टेंस उसके कंपैरिजन थोड़ा कम हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे बिल्कुल एटम्स एक दूसरे के पीछे पीछे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो यही सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्सिनल स्ट्रेन होगा और स्टेरिक स्ट्रेन होगा, समझ आया। तो ये हम आंसर देते हैं। लेकिन गाउच इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी एटम के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है तो वो पर्टिकुलर कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपैरिजन टू एंटी एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुल्ली इक्लिप्स्ड, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो देखो ये और ये तो बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रहा है, मतलब यहाँ पे इन दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से ये वाला ये जो गाउच है इसमें ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपैरिजन टू एंटी या फिर इक्लिप्स्ड। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि क्यों हम इक्लिप्स नहीं बोल रहे, इक्लिप्स में भी तो यहाँ पे OH और यहाँ Cl प्रेजेंट है। लेकिन बताया गया था कि इक्लिप्स में जो भी दो एटम्स होते हैं वो एक अगर आगे होता है एक उसके जस्ट पीछे होता है, तो यहाँ पे देखो इन दो एटम्स के बीच में इनके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन। और इनके ये जो एटम्स लगे OH और क्लोरीन, इनका भी साइज बड़े होने की वजह से इनके बीच में स्टेरिक स्ट्रेन होता है कि यहाँ पे इसके रिपल्शन का इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नहीं दिखेगी, समझ आया। तो इक्लिप्स हम इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है मॉलिक्यूल में, टॉर्सिनल स्ट्रेन होता है और स्टेरिक स्ट्रेन भी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, समझ आया। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि कोई भी अगर दो ऐसे एटम आ जाए जिनके बीच में अट्रैक्शन अगर डेवलप हो रहा है तो हम उस केस में बोलेंगे कि गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू एंटी, ठीक है। और जहां पे अट्रैक्शन का केस नहीं दिखेगा वहां पे हम जनरल वैसा ही बताएंगे कि एंटी ज्यादा स्टेबल है गाउच से, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, अगर किसी दो पर्टिकुलर एटम के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है तो वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा गाउच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। और अगर दो एटम्स ऐसे हैं जिनके बीच में इन तीनों में से कोई भी ऐसा बॉन्ड या अट्रैक्शन हमें नहीं दिख रहा है तो हम उस केस में सिंपल वे में बोलेंगे कि एंटी ज्यादा स्टेबल है, फिर गाउच है, फिर पार्शियल इक्लिप्स और फिर फुल्ली इक्लिप्स, समझ आया। तो अब हमें वो एटम्स देखने हैं जिनके बीच में हमें अट्रैक्शंस दिख सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें CH2 यहाँ पे मान लो इससे X अटैच्ड है, इससे Y अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर X और Y कुछ ऐसे पर्टिकुलर एटम्स अगर तुम्हें दिखते हैं तो तुम उस केस में बोलोगे कि गाउच ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू एंटी, समझ आया। तो अब वो कौन एटम्स होते हैं हमें पहले वो देखना है। देखो X और Y अगर OH हो या फिर OHF OH NH2, फिर हमारा क्या हो गया COOH F COOH NH2, फिर मान लो COOH के बीच में COOH के बीच में
NH2 के बीच में अगर दिख जाए, या फिर CHO NH2 के बीच में दिख जाए, या फिर COO माइनस NH3 प्लस, अगर तुम्हें ऐसे कोई ग्रुप्स दिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे समझ जाना कि जो हमारा गाउच फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू एंटी, फिर पार्शियली इक्लिप्स जाएगा और फिर फुल्ली इक्लिप्स जाएगा। समझ आया? क्योंकि जो ये ग्रुप्स होते हैं ना, ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। अगर अट्रैक्शन डेवलप करेंगे तो किस तरीके से अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं, या तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या फिर क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज यूनिट होगा। समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सक्सिनिक एसिड, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सक्सिनिक एसिड का, देखो, लेकिन सक्सिनिक एसिड भी हमें पहले देखना है अल्कलाइन मीडियम में और फिर देखना है न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में। समझ आया? तो पहले सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला लिख लो, CH2 COOH, और ये क्या हो गया, COOH। ठीक है, ये पहले हमें बताना है न्यूट्रल मीडियम में या फिर एसिडिक मीडियम में कि इसका कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, एसिडिक मीडियम में तो COOH एज इट इज रहेगा, कुछ ऐसा इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हम कैसा कन्फर्मर बनाएंगे, तो मतलब हमारा कन्फर्मर कैसा बनेगा, COOH। इस केस में हमें क्या दिखेगा कि इस कार्बन के पास H2 दो हाइड्रोजन के साथ एक COH ग्रुप है, और इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन के साथ एक COH ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा X और Y ग्रुप जो है वो कौन कौन है, ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम में हम ये बोलेंगे कि सक्सिनिक एसिड का गाउच ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू एंटी। समझ आ रहा है? तो हम ये क्या लिख देंगे, गाउच फॉर्म बना दो, COOH H और ये H। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि X और Y ग्रुप के बीच में अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे कि गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी। एंटी अगर बनाना है तो एंटी ऐसे बना सकते हो, COOH, यहाँ पे हो जाएगा COOH H और ये हो गया H और ये हो गया H। लेकिन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में इसका गाउच ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू एंटी, रीजन मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर यही सक्सिनिक एसिड को तुमसे बोल दिया जाए कि अल्कलाइन मीडियम में बताओ कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमें वो चीज बतानी है। ठीक, हमें सक्सिनिक एसिड का किसमें पूछा है, अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम में पूछा है, तो अल्कलाइन मीडियम में COH क्या हो जाएगा, COO माइनस ना। तो अब हमारा कन्फर्मर कैसा बनेगा, COO माइनस और H। अगर हम इसका गाउच फॉर्म बनाते हैं तो COO माइनस H और H बन गया। और ये क्या था, ये गाउच फॉर्म बना है। अगर हम इसका एंटी फॉर्म बनाए अल्कलाइन मीडियम में तो COO माइनस H और ये क्या हो जाएगा, COO माइनस H और H। तो देखो, सक्सिनिक एसिड जो एसिडिक मीडियम में गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल था एज कंपैरिजन टू एंटी, अब बेसिक अल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाता है, इसका जो एंटी फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपैरिजन टू गाउच फॉर्म। अब रीजन एक यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि क्या दिख रहा है, ये चार्ज है ना अभी, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन की वजह से ये जो इसका गाउच फॉर्म है ये स्टेबल नहीं होगा। अभी इन दोनों में क्या है, मिनिमम रिपल्शन है, क्योंकि एंटी में ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे। समझ आ रहा है? जब ये चार्ज नहीं थे तब इनका गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन मीडियम के चेंज होने की वजह से अब इनका कन्फर्मर की स्टेबिलिटी भी बदल गई है। अल्कलाइन में इसका एंटी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन के वजह से। तो इसका मतलब ये भी एक बात है कि जहां पे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा वहां पे
गाउच विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू एंटी। जहां मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होगा वहां पे एंटी विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू गाउच। समझ आया? तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि गाउच इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू एंटी व्हेन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है? और जब मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तब एंटी ज्यादा स्टेबल होता है गाउच से, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड होगा। समझ आ रहा है? ये रीजन, ये था पॉइंट। ठीक है? तो अब हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमें रिपल्शन का भी केस समझना है। पहले हम एक दो एग्जांपल से अट्रैक्शन को और समझ ले, फिर हम रिपल्शन पे आएंगे। तो अब हम एक केस लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है? OH OH। तो यहाँ पे भी देखो क्या है, ये हमारा फर्स्ट एटम हो गया, ये हमारा सेकेंड एटम हो गया। दोनों एटम से जो अटैच्ड ग्रुप है वो कौन कौन सा है? X हमारा भी XOH है और Y भी हमारा OH है। तो जब OH OH प्रेजेंट होता है तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक ले लो और हाइड्रोजन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू एंटी। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब अगर हम इसका कन्फर्मर बनाएंगे तो OH H H, यहाँ पे हो गया OH H H, ये हमारा गाउच फॉर्म है। और अगर हम इसका एंटी बनाते हैं तो एंटी कुछ ऐसा बनेगा, OH यहाँ H यहाँ H यहाँ पे OH H और H। तो यहाँ पे क्योंकि इस एटम और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इस वजह से इसका गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है? तो अगर X और Y कोई भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पे अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है तो गाउच विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू एंटी। ठीक है? अब देखो हमने अट्रैक्शन के केस समझ लिए, अब हमें देखना होगा कि कब रिपल्शन होगा। अगर X और Y हमारे कोई बल्की ग्रुप होते हैं, जैसे मान लो हमने कौन सा एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH2 और CH3, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में क्या दिख रहा है, अगर ये हमारा फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन है तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अगर हम इसका गाउच फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे CH3 भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा। तो ये क्योंकि दो बल्की ग्रुप है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होने लगेगा। तो जब भी कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उनके बीच में रिपल्शन होता है, तो उनका गाउच स्टेबल नहीं होता है, इनका गाउच जो है वो अनस्टेबल होगा और इस केस में एंटी ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आया? एंटी विल बी मोर स्टेबल। ठीक? तो रिपल्शन जब होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो एंटी विल बी मोर स्टेबल, अट्रैक्शन होगा तो गाउच विल बी मोर स्टेबल। तो पहला कब कौन सा केस है, जब यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे वो मिथाइल हो चाहे वो इथाइल हो सकता है। ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर यहाँ पे मान लो CHO प्रेजेंट है। ठीक है? यहाँ पे मान लो अगर प्रेजेंट हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये प्रेजेंट हो गए तो भी यहाँ पे रिपल्शन होगा। ठीक है? चौथा एग्जांपल है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मीडियम एसिडिक है तो क्या होगा, गाउच ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मीडियम एल्कलाइन है, मतलब ये है अगर तुम्हें ऐसे दे दिया COH और मीडियम तुम्हें कैसा दे दिया, एल्कलाइन दे दिया है, तो उस केस में तुम्हें ये नहीं कहना होगा कि गाउच ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे जब मीडियम एल्कलाइन होगा तब इसका एंटी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू गाउच। ठीक है? अब देखो दूसरा क्या है, अगर हम NH2 लेते हैं, देखो NH2 लिया है, अगर मीडियम बेसिक है या हाई पीएच है तो ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, हाई पीएच था, या फिर कह लो बेसिक मीडियम है, तब तो इसका क्या होगा, गाउच ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू एंटी। लेकिन अगर कहीं लिखा हो कि NH2 और लिख दिया जाए
क्या, लो पीएच, ठीक है, या फिर लिख दिया जाए एसिडिक मीडियम। तो फिर क्या होगा हमारा इस केस में, अगर ऐसा लिखा होगा तब यहाँ पे एंटी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू गाउच, क्योंकि लो पीएच में NH2 क्या होता है, NH3+ बन जाएगा, और NH3+ और NH3+ में गाउच फॉर्म में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ज्यादा स्टेबिलिटी उसको कब आएगी, जब वो एंटी फॉर्म में रहेगा। समझ आ रहा है? तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। अगर ऐसे ग्रुप्स होंगे तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो गाउच विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू एंटी। और अगर कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि बल्की ग्रुप्स होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के वजह से एंटी विल बी मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू गाउच। तो यही होता है गाउच इफेक्ट। आई होप समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।